हेलो गाइस, मैं शाहिद जुपिटर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल जुपिटर क्लासेस एमसीक्यूज की सीरीज चला रहा है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में मैं आज एमसीक्यूज डिमांड एनालिसिस पे लेकर के आया हूं आपके लिए। इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुका हूँ एमसीक्यूज पे, जिसमें मैंने 3 यूनिट्स कवर किए हैं। जिसमें आपका पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, दूसरा यूनिट फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, और थर्ड यूनिट दैट इज इंडिफरेंस करो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो गाइज आपका जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है ना इकोनॉमिक्स के लिए, उसमें कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं यार जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है दैट इज डिमांड एनालिसिस, ये भी उन टॉपिक्स में से एक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखो। ठीक है, और वीडियो यार हेल्पफुल लगे, फायदेमंद लगे, वर्दी लगे तो वीडियो को लाइक किया करो यार। ठीक है, शेयर किया करो। एक लाइक देने में क्या जाता है आपका। ठीक है, और आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी कुछ मायने रखता है, और आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लाइक दबा दिया करो यार। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका लाभ डिमांड पे कहता है कि लाभ डिमांड स्टेट्स विद इंक्रीज इन प्राइस देयर इज। लाभ डिमांड कहता है कि अगर किसी भी गुड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्या होगा, निम्नलिखित में से क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, देयर विल बी डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देयर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देयर विल बी डिक्रीज डिमांड, देयर विल बी इंक्रीज डिमांड, एंड द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। ठीक है, तो क्या कहता है, कहता है लाभ डिमांड कहता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड की, ठीक है, किसी भी चीज की प्राइस बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाती है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, मुझे पता है क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड के बीच में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड क्या है। एक्चुअल में क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, किसी भी गुड की, किसी भी चीज की, किसी एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे उसकी डिमांड क्या है, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, द डिमांड, याद रखना, द डिमांड ऑफ अ गुड एट ए पर्टिकुलर प्राइस लेवल, एट ए पर्टिकुलर प्राइस लेवल। यहाँ पे दिमाग में रखने वाली चीज क्या है, एट पर्टिकुलर प्राइस लेवल। ठीक है, एट पर्टिकुलर प्राइस लेवल, द डिमांड फॉर अ गुड एट पर्टिकुलर प्राइस लेवल इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड, एंड द डिमांड फॉर ए गुड एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस इज नोन एज डिमांड, या ओवरऑल डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ए गुड इज नोन एज डिमांड। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग वुड काज ए चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट। कहता है कि निम्नलिखित में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी वजह से एक गुड की या एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, चेंज आएगा। ऑप्शन है आपके पास, if there is change in the prices of the related products, if there is the change in the consumer's taste, if there is increase in consumer's income, if there is decrease in the price of the product। और इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इजी है, मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो इसको ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है यार, किसी भी चीज़ की अगर प्राइस गिर जाती है या प्राइस बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड फॉर अ कंज्यूमर्स गुड इज डैश डिमांड। कहता है कि कंज्यूमर्स गुड्स के लिए जो डिमांड है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। ऑप्शन है आपके पास, इज इट डिराइव्ड डिमांड, इज इट इम्प्लिसिट डिमांड, इज इट डायरेक्ट डिमांड, इज इट इनडायरेक्ट डिमांड, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज इट इज डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स के लिए जो डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंक्रीज इन डिमांड कैन अकर ड्यू टू, इंक्रीज इन, देखना यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बताया इन्होंने, डिमांड बताया है। ठीक है, कहता है कि डिमांड, कहता है कि एक गुड की डिमांड में इंक्रीज किसकी वजह से आ सकता है। इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, इफ देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स, इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज इफ देर। कहता है कि इन सब की वजह से किसी भी गुड की डिमांड में बढ़ोतरी आ सकती है, इंक्रीज आ सकता है। यानी अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा खर्च करेगा। अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में जो है डिक्रीज आ जाता है तो जाहिर सी बात है प्राइस या डिमांड बढ़ जाएगी किसी भी गुड की, किसी भी गिवन गुड की। या अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो एक गिवन गुड की प्राइस, एक गिवन गुड की डिमांड जो है वो ऑलरेडी यानी कि ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वायलेशन ऑफ लाभ डिमांड अकर्स। अब तक मैंने ऊपर लाभ डिमांड के बारे में बताया आपको कि लाभ डिमांड क्या कहता है। लाभ डिमांड कहता है कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, इफ देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड, देयर विल बी डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाइस वर्सा। अब देखो लाभ डिमांड, लेकिन लाभ डिमांड एक कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, कुछ ऐसे केसेस भी जहाँ पे आपका लाभ डिमांड जो है बिल्कुल फेल हो जाता है। ठीक है,
तो वो कौन सा केस है? व्हेन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, व्हेन नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेसर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, व्हेन इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, व्हेन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज जब नेगेटिव इफेक्ट, जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्या होता है, ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वायलेट हो जाता है, यानी कि ऑपरेट नहीं करता है। अब क्या होता है कि देखो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होने का मतलब क्या है, देखो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि अब मैंने नहीं कहा, ये एक कॉमन सेंस की बात है यार, अगर किसी बंदे की इनकम बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसकी जो है गुड्स के लिए डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से उन गुड्स की डिमांड जो है कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मैं एक आम सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मोटे चावल और बासमती चावल हैं। जब हमारे पास उतने पैसे नहीं होते, हम गरीब होते हैं, तो जाहिर सी बात है हम मोटे चावल खाते हैं, स्टोर वाले चावल खाते हैं हम। लेकिन जैसे हमारे पास थोड़े से पैसे आने लग जाते हैं, तो अगर लाभ डिमांड को देखते तो लाभ डिमांड क्या आता है कि लाभ डिमांड के बेसिस से मोटे चावलों के लिए हमारी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन पैसे बढ़ने की वजह से हमने मोटे चावल खाना तर्क कर दिया, अब हम बासमती चावल खा रहे हैं। इसका मतलब जहां पर बासमती चावल के लिए इनकम इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है, बल्कि ये पॉजिटिव होना चाहिए था। पैसे बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी चावलों के लिए, लेकिन हमने उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया। हम किसी दूसरी गुड की तरफ गए, हम बासमती चावल की तरफ गए, तो क्या है यहाँ पर नेगेटिव। इसीलिए नेगेटिव इनकम इफेक्ट जब ग्रेटर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, वायलेट हो जाता है। वहां पर लॉ ऑफ डिमांड जो है क्या कहते हैं, क्या है, ऑपरेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो इलस्ट्रेट्स। कहता है कि डिमांड करो के अलोंग ही मूव होना, ठीक है। एक होता है ना शिफ्ट होना, डिमांड मतलब कि डिमांड करो जो है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो होती है आपकी, ठीक है। किसी भी गुड के लिए आपकी जो डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो बताता है कि अब क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, डिमांड करो जो है सीधा शिफ्ट हो जाती है, यानी कि पोजीशन ही चेंज करती है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि एक ही डिमांड करो कि अलोंग क्या करना है, मूवमेंट करना है। तो किसकी वजह से होता है शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड, कंप्लीमेंट इफेक्ट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या इनकम इफेक्ट। एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज व्हेन देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जाहिर सी बात है क्या होता है, और क्वांटिटी डिमांडेड यानी जब देखो डिमांड के काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, आपकी इनकम, ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, योर टेस्ट, ठीक है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जब प्राइस के अलावा, याद रखना है, जब प्राइस के अलावा बाकी के किसी भी फैक्टर में, डिमांड के किसी भी फैक्टर में कोई भी चेंज आए, तो आपकी डिमांड कर जो है शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर बाकी के सारे फैक्टर जो हैं कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, बट आपकी बट एक पर्टिकुलर गुड की जो प्राइस है उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप एक ही डिमांड करो कि अलोंग जो है मूवमेंट करेंगे। अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अगर प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो क्या कहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट होगी। प्राइसेस गिर जाते हैं तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। तो इसीलिए जब एक गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, तो यू मूव अलोंग द डिमांड करो, सेम डिमांड करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय डिमांड करो व्हेन। कहता है कि जब इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय डिमांड करो व्हेन, कहता है कि जब, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि डिमांड में इंक्रीज डिमांड करो कब शो करती है, यानी कि जब एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड, या सिंपली मैं ये कह दूं कि जब एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड बढ़ती है, तो हमारी डिमांड करो पे क्या इफेक्ट पड़ता है, द कर्व शिफ्ट्स राइट, the curve shifts left, movement along the curve there is no change, movement along the curve। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दैट इज द कर्व शिफ्ट्स राइट। जब एक गुड की डिमांड जो है बढ़ जाती है, मैं क्वांटिटी डिमांडेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिमांड की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं डिमांड की बात कर रहा हूं। तो जब एक गुड की डिमांड जो है बढ़ जाती है, तो आपकी जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। और अगर आपकी डिमांड जो है डिक्रीज हो जाती है, तो आपकी जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ वो आ जाती है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। द डिमांड कर्व इज ऑलवेज लेवल, इरेगुलर, अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग। यार इसका आंसर तो आप आंख बंद करके ही दे दोगे, ऑप्शंस को बिना पढ़े ही दे दिया होगा आपने आंसर्स, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आपकी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है।
क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्लीमेंट प्रोडक्ट टू पीनट बटर। कंप्लीमेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं? कंप्लीमेंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कंप्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, एक नहीं होगा तो दूसरे का कोई काम ही नहीं। जैसे आपका लेफ्ट शू और राइट शू, आपकी कार और पेट्रोल, एक नहीं है तो दूसरे का काम ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो और सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स हो गए? जिनको आप एक दूसरे की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? कहता है कि इनमें से निम्नलिखित में से पीनट बटर का क्या कहते हैं सब कंप्लीमेंट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज जेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द लॉ ऑफ डिमांड इज मेजर्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ, ये भी आसान है यार। लॉ ऑफ डिमांड क्या? लॉ ऑफ डिमांड को हम किसके पर्सपेक्टिव से, निम्नलिखित में से किस के पर्सपेक्टिव से हम लॉ ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं या पढ़ते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास कंज्यूमर, शॉपकीपर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, एंड द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यार ये तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि गुड्स फॉर विच डिमांड गोज डाउन व्हेन इनकम गोज अप आर कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि उन गुड्स को क्या कहते हैं जिन गुड्स की डिमांड जो है इनकम के बढ़ने की वजह से कम हो जाती है। यानी इनकम तो बढ़ रही है, आमतौर पर क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड जो है बढ़ जाती है, बट कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डिमांड जो है इनकम के बढ़ने की वजह से कम हो जाती है। तो ऐसे गुड्स, सवाल यह है कि ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। मैं एक बार फिर से कहता हूं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, मतलब आमतौर पे क्या होता है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि आपकी इनकम के बढ़ने की वजह से उनकी डिमांड बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास पब्लिक गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, प्राइवेट गुड्स, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज दोज गुड्स आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के लिए जो है डिमांड जो है इनकम के बढ़ने की वजह से गिर जाती है, ना कि बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए डिजायर backed by ability to pay and willingness to pay for a commodity is called। ऑप्शन है आपके पास। अब मैं पहले इसको समझा दूं। देखो, मैं हूं अभी, अगर मैं क्या कहते हैं किसी मार्केट में जाऊंगा जहां पर एरोप्लेन्स बिकते हैं, मेरी एबिलिटी नहीं है एरोप्लेन खरीदने की, लेकिन मैं उनको कहूंगा मुझे एरोप्लेन खरीदना है। इन इकोनॉमिक्स दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिमांड। इफ यू आर नॉट एबल एंड विलिंग टू पे फॉर ए गुड, if you're not able to pay for a good and you are willing to have that good, it will not be considered as demand in economics. So if if you want to count your will or your desire, your want as demand in economics, then it must be backed with the ability to pay। ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर गुड को, किसी भी चीज को खरीदना चाहते हो बट आप पे करने के काबिल नहीं हो, तो आप इकोनॉमिक्स में इसको डिमांड नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था इसके पीछे। तो अब मैं आपके लिए यही क्वेश्चन लेकर के आऊँ कि ए डिजायर्ड बैक बाय द एबिलिटी, और ये क्वेश्चन तो आप अब इजीली आंसर कर लोगे। ए डिजायर्ड बैक बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे फॉर ए कमोडिटी इज कॉल्ड सप्लाई, परचेजिंग पावर, परफेक्ट डिजायर, डिमांड, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज डिमांड। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अगर आप एक गुड खरीदना चाहते हो, ठीक है, आप एक गुड खरीदना चाहते हो बट आप पे नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी एबिलिटी नहीं है, आप उस अहल है ही नहीं कि आप पे कर पाए, तो इकोनॉमिक्स में इसको डिमांड कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When the price of the petrol goes up, demand for car will। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने ऊपर कंप्लीमेंट्री गुड्स का जिक्र किया था। कंप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स फॉर विच if the demand of one good increases and the demand for the complementary good will also increase। For example, अगर आपने कार खरीदी है, ठीक है, कार की डिमांड बढ़ गई, लेकिन साथ ही में कार को चलाने के लिए आपको पेट्रोल की जरूरत है। आपने कार खरीदी तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इसी से क्या पता चलता है कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो डिमांड क्या है कार के लिए, क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। द डिमांड फॉर द कार विल फॉल। क्यों? पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पेट्रोल जो फिर बताएंगे कि यार नहीं खरीदेंगे हम कार। तो इसी वजह से क्या है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से कार की डिमांड जो है फॉल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इम्प्लिसिट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, इम्प्लिसिट डिमांड को फॉलोइंग में से और भी क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास डिराइवेड डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, ज्वाइंट डिमांड, एंड द ऑप्शन नंबर
बी इज द करेक्ट, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट डिमांड भी क्या, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड और डायरेक्ट डिमांड का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इनडायरेक्ट डिमांड और डायरेक्ट डिमांड क्या होता है कि कुछ गुड्स आप कंज्यूम करते हो, मतलब कि कुछ कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको आप किसी फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, आप इसको कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपका टीवी है, आपके कपड़े हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है। इनको कहा जाता है, इनको फाइनल गुड्स भी कहा जाता है, ठीक है, इनको फाइनल गुड्स कहा जाता है। यानी कि जिन गुड्स को आप किसी दूसरी मतलब कि जिन गुड्स को आप किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, दोज गुड्स आर कॉल्ड final goods, and the demand for those goods, in simple terms, the demand for the final goods is known as direct demand, and the demand for the demand for other goods which can be used in which can be used to produce other goods. For example, दूध है, आप दूध को डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन आप दूध को चाय में भी डाल सकते हो, दूध से आप खीर भी बना सकते हो, दूध से आप कॉफ़ी भी बना सकते हो, दूध से आप क्या कहते हैं मक्खन भी बना सकते हो, घी भी बना सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो। यानी कि उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करो। दैट इज नॉट कॉल्ड फाइनल गुड, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड, एंड द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इज नोन एज डायरेक्ट डिमांड, एंड द डिमांड फॉर इंटरमीडिएट गुड्स इज नोन एज इनडायरेक्ट डिमांड। तो इसीलिए यहाँ पर सवाल पूछा गया कि इनडायरेक्ट डिमांड को आप और भी किस नाम से जानते हो, तो इट इज़ नोन एज डिराइव्ड डिमांड। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल टू डैश गुड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते हैं कि लाभ डिमांड जो है, जो अभी हम जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन उसी पर था, लाभ डिमांड पर ही, तो किन गुड्स पे एप्लीकेबल है और किन गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है। तो किन गुड्स पे एप्लीकेबल है, ऑप्शन आपके पास, इट इज गिवन गुड्स, प्रेस्टीजियस गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, एंड इट इज नॉर्मल गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स पे आपका लाभ डिमांड जो है एप्लीकेबल है, ना गिफिन गुड्स पे है, ना प्रेस्टीजियस गुड्स पे है, ना इन्फीरियर गुड्स पे। इन तीनों के तीनों गुड्स पे जो है आपका लाभ डिमांड जो है फेल हो जाता है। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे कि ये गिवन गुड, प्रेस्टीजियस गुड्स और इन्फीरियर गुड्स क्या है। इन्फीरियर गुड्स उन गुड्स को कहते हैं इन्फीरियर गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जिनकी इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। गिवन गुड्स भी वही हैं। गिवन गुड्स इन्फीरियर गुड्स की एक टाइप है, याद रखना। गिवन गुड्स क्या है, इन्फीरियर गुड्स की एक टाइप। और प्रेस्टीजियस गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी प्राइस बढ़ने की वजह, जिनकी प्राइस घटने की वजह से डिमांड घट जाती है। प्रेस्टीजियस गुड्स कौन से गुड्स हैं, प्रेस्टीजियस गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी प्राइस घटने की वजह से डिमांड जो है घट जाती है, ना कि बढ़ती है। और ये उल्टा है, लाभ डिमांड के बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस द डिमांड फॉर इट। जब एक गुड की जब एक प्राइस की, जब एक प्रोडक्ट की, जब एक कमोडिटी की प्राइस जो है बढ़ जाती है, तो इसकी डिमांड में क्या रिजल्ट आता है, डिमांड फॉल्स, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, डिमांड्स बिकम्स नेगेटिव, डिमांड्स बिकम पॉजिटिव, एंड द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दैट इज द डिमांड फॉल्स। ओके, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स इज। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, द चेंज इन, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, द चेंज इन अ गुड ड्यू टू द चेंज इन इनकम। ठीक है, द परसेंटेज चेंज इन द इन द डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड फॉर इन्फीरियर गुड इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो और ग्रेटर देन वन, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स इज नेगेटिव। क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया है पहले से कि इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जब एक कंज्यूमर की डिमांड, जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ये आशना लगाई जाती है कि गिवन गुड के लिए उसकी जो डिमांड है बढ़ जाएगी। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, डिमांड बढ़ने की वजह से घट जाती है, इसीलिए इनकम इलास्टिसिटी क्या है, नेगेटिव रहती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डैश इन द केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड। तो क्या है इसका स्टीपर, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कहता है कि जो इन इलास्टिक डिमांड होती है, इन इलास्टिक डिमांड मतलब कि इन इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होती है जो मतलब कि किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से उतनी चेंज नहीं होती है। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को आप इन इलास्टिक तब कहोगे जब 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 गिवन चेंज की जब फैक्टर में, किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड जो उतनी चेंज नहीं हो रही है, तो उसको आप इन इलास्टिक कहोगे। इसीलिए आपकी जो इनकम, इसलिए आपकी डिमांड कर जो है थोड़ी सी स्टीपर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल टू डैश गुड्स। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनमें से किन गुड्स पे एप्लीकेबल है, प्रेस्टीजियस गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन्फीरियर गुड्स या सुपीरियर गुड, एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन
सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है बता दिया मैंने ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करो इज, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करो इज, कहता है कि जो परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि अगर कहता है कि when there is when there is large change in the demand of a product due to a small change in price or any other factor, the price the demand for that product is known to be or is considered to be perfectly elastic। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। तो अब तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड करो कैसी होती है, हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल टू ओ वाई एक्सिस, पासिस थ्रू द ओरिजिन या स्टीपर, एंड द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दैट इज इट इज हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कमोडिटी हैज मेनी सब्स्टिट्यूट्स देन इट्स डिमांड बिकम्स, कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर गुड के जो है काफी सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी। ऑप्शन है मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, एंड द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दैट इज इट विल बिकम मोर इलास्टिक। यानी कि जरा सी भी उस गुड के जरा सी भी चेंज आने, उस गुड्स में उस गुड की प्राइसेस में जरा सी भी चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि उसके काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ रुख करेंगे, तो इसीलिए इसकी डिमांड जो है मोर इलास्टिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन केस ऑफ गिवन गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज, कहता है कि गिफिन गुड क्या है, इट्स ए फॉर्म ऑफ इन्फीरियर गुड्स। तो कहता है कि गिफिन गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कैसी रहती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इनफाइनाइट, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज इट बिकम्स नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, एंड ये तो बड़ा ही आसान है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है ये, कि तो ये जो नॉर्मल गुड्स होते हैं तो उनके केस में इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कैसी होती है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव या इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज पॉजिटिव होती है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलास्टिसिटी पे एमसीक्यूज। ठीक है, तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।